बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, आज एक बार फिर फैमिली लॉज के हवाले से बात होगी। थर्ड कंसेक्टिव प्रोग्राम हमारा फैमिली लॉज के ऊपर है। पहले बात हुई है गार्डियन, जो बच्चे नाबालिगान होते हैं उनकी कस्टडी के हवाले से बात हुई। फिर उसके बाद ख़र्चा, नान नफ़का, हक महर के हवाले से डिस्कशन हो चुकी, जिस हवाले से आपके बहुत सारे कमेंट्स, आरा और सवालात भी हमें मौसूल हुए। जबकि आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली लॉज में तलाक़ और खुला का। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक वाइड रेंज है, बहुत वास्ट टॉपिक है। सुन्नी शिया लॉ के अंदर, शरई लॉ के अंदर कुछ मुख्तलिफ है, कुछ फ़र्क पाया जाता है, जबकि पाकिस्तानी कानून भी कुछ मुख्तलिफ है। शिया लॉ में तलाक़ कैसी होती है, खुला कैसी होती है, जो सुन्नी लॉ में कैसी होती है, और पाकिस्तानी कानून में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होती है। इस हवाले से डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आप हमारी स्क्रीन पे बार बार देख रही हैं। एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँ कि अब के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा लाइव होगा, जिसमें आप लाइव हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती हैं, अपने सवालात भेज सकती हैं, जो कि हफ्ते की शाम 7 बजे ऑन एयर होगा। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव रावलपिंडी बार एसोसिएशन मोहतरमा आबदा खान जदून साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट है, रावलपिंडी से तशरीफ़ लाई हैं। वेलकम कहेंगे सर। इनके साथ आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल अली जावेद एडवोकेट ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी वेलकम कहेंगे। खुला के हवाले से और तलाक़ के हवाले से, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, आज बात करेंगे। तो एक लेमैन उसको नहीं आइडिया, नहीं फ़र्क मालूम खुला और तलाक़ में फ़र्क क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। फिर फर्दर जो इसमें बारीकियां हैं सेक्टेरियन इश्यूज़ के हवाले से, उस वाले से बात करेंगे। तो मतलब सबसे पहले इस समय बताइएगा कि जो खुला है और ये तलाक़ है, इस तलाक़ का मतलब क्या है, इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए मदद किया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि तलाक़ और खुला में जो सा डिफरेंस है कि तलाक़ जो है वो मर्द का राइट है और खुला जो है वो टोटली बिलोंग करता है औरत के राइट्स के साथ। अब इसमें ये है कि जो सा तलाक़ फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत मर्द का इख्तियार है कि वो जब उसको लगता है कि मुझे तलाक़ देनी चाहिए, तो वो जो सा और रिटर्न किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में, वो इसमें कोई कदगन नहीं है कि वो रिटर्न में देगा या ज़बानी देगा, वो किसी भी फॉर्म में उसको डाइवोर्स कर सकता है। जबकि खुला जो सा बेसिकली सिर्फ औरत का राइट है, जो कि उसके लिए कुछ शराइत, कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि किन कंडीशंस में जो सा औरत अपना खुला का राइट इस्तेमाल करती है। बिल्कुल सही हो गया। ये तलाक़ और खुला का प्रोसीजर क्या है? तलाक़ जब मर्द ने देना है तब भी वो कोर्ट में जाएगा, या खुला ओरल हो सकती है? इसका थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इसमें? तलाक़ जो है वो एक स्टाम्प पेपर पे भी की जा सकती है मर्द की जानिब से, ठीक है। जबकि खुला का प्रोसीजर थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें आपको जो लड़की है उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट में पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट होता है, उसके बाद तलाक़। तकरीबन कितना टाइम लग जाता है कोर्ट के अंदर अगर किस खातून को खुला चाहिए? तकरीबन 1 माह से 1.5 माह के करीब लग जाता है, अगर बीच में कोई डिले ना हो तो। तो किस तरह के डिले और क्या वजूहत होती हैं डिले आती हैं? अक्सर लॉयर्स के बारे में कहा जाता है इसको डिले करते हैं, लॉयर्स को इसका क्या अल्टीमेट फ़ायदा हो सकता है? डिले की क्या वजूहत हैं? जो कोर्ट हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखती हैं कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी ना हो, ठीक है, और जो वो ऑर्डर दे रही हैं उसमें मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। जो डिले के हवाले से है, डिले एक तो पार्टीज़ ख़ुद भी कर देती हैं, दूसरा ये है कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करने के दौरान भी डिले हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इस हवाले से बताइएगा, जो हक महर का स्टेटस होता है खुला या तलाक़ की सूरत में, तो खुला की सूरत में हक महर मिलता है, नहीं मिलता, या तलाक़ की सूरत में नहीं मिलता, तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अच्छा, इसमें ऐसा है कि तलाक़ और खुला की सूरत में हक महर का क्या स्टेटस है, उसमें ये देखा जाता है कि निकाहनामे पे आपका जो हक महर लिखा गया है, आया वो कौन सी शिकों में, क्योंकि इसमें हक महर के हवाले से निकाहनामे पे बाकायदा उसकी शिकें होती हैं, जिसके में हक महर मुअज्जल, गैर मुअज्जल और इंदत तलब, ये हक महर की इकसाम है। उसको देखते हुए उसमें देखा जाता है कि अगर मर्द तलाक़ देता है तो हक महर जो अदा किया जा चुका है या अदा करना है, तो उसकी क्या सूरत हाल होगी और खुला की सूरत में क्या होता है। इसमें ये है कि सेक्शन 7 के तहत या जब मर्द अपना राइट तलाक़ का इस्तेमाल करता है,
تو اس میں وہ حق معجل تو ظاہر ہے شادی کے فوراً بعد ہی اس کو ادا کرنا چاہیے اور کیا جانا چاہیے، اس میں تو نہیں ہے۔ اور اگر ڈیفرڈ جو بعد میں اندر طلب لکھا ہوا ہے وہ طلاق یا ڈائیورس کی صورت میں، ڈیورس یا ڈیتھ کی صورت میں غیر معجل حق مہر جنس ہے عورت کو ادا کرنا۔ اچھا، اب اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے سرٹیفکیٹ کی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، ہر دو صورت کے اندر سرٹیفکیٹ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی قانون میں ایک طلاق ہو چکی ہے تو وہ سرٹیفکیٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ کیوں اس کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ سرٹیفکیٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کے دیکھیں کہ اگر ریٹن میں طلاق دیتے ہوئے تو کوئی کسی قسم کا سنی سیکٹ میں کوئی خاص کنڈیشن نہیں ہے کہ اورل ہو کہ ریٹن ہو، گھر میں بھی سم ٹائم میل جنس ہے عورت کو ڈیورس کر دیتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ سیکشن 7(1) کے تحت اس کو اگر وہ اورل بھی دیتا ہے تو سیکشن 7(1) کے تحت اس کو وہ باؤنڈ ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے، لا کے تحت اس پہ یہ کمپلسری ہے کہ وہ یونین کونسل متعلقہ کو جن سے اس کی ایک اپلیکیشن اور نوٹس ارسال کرے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اب طلاق سرٹیفکیٹ کیوں ضروری ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں مرد طلاق دیتا ہے، اور اگر کیونکہ جس طرح سے ہمارے پاکستان میں ایک عام رواج ہے کہ لوگ اس چیز کو بودر نہیں کرتے، آگے جا کے شادی کے انہیریٹنس کے کسی قسم کے اور مسئلے آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اورل ڈیورس میں اگر آپ یونین کونسل کو آگاہ نہیں کرتے تو بعد میں بھی مینٹیننس کے معاملے پہ لیڈیز سم ٹائمس آ جاتی ہیں کورٹس میں کہ جی مجھے تو اس نے طلاق نہیں دی، اور مینٹیننس وہ طلب کر لیتی ہے انہیریٹنس کے ایشو میں۔ آگے فردر آپ کا جو ان سے شادی کے وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے طلاق مبصر سرٹیفکیٹ کی، جو کہ کمپلسری ہے، لہٰذا کسی قسم کی اس طرح کی ہرڈلس سے بچنے کے لیے طلاق مبصر لینا سرٹیفکیٹ لینا بہت ٹھیک ہو ضروری گیا۔ مزمل صاحب، اگر کسی اسٹیج کے اوپر اگر کورٹ میں کیس فائل ہو گیا ہے خلا کے حوالے سے، خاتون کہتی ہے میں نے نہیں رہنا چاہ رہا، اور جو ہسبینڈ ہے وہ کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوتا، یا اگر پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا، میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں خلا کیسے ہوگی؟ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ اس میں یہ ہے کہ کورٹ جو سی ہے ان دونوں کو موقع دیتی ہے ریکانسلیشن کا۔ اگر ریکانسلیشن ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کو خلا گرانٹ کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مرد کہتا ہے نہیں رہنا چاہتا پھر بھی خلا ہو جائے گی؟ پھر بھی خلا ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی کو صورتوں اسٹیٹس ہو کہ مرد کو خبر نہیں ہوئی، شوہر کو خبر نہیں ہوئی، وہ کہیں آؤٹ اسٹیشن تھا یا وہ کورٹ میں نہیں پیش ہو سکا کسی وجہ، تو اس صورت میں بھی خلا ہو جائے گی یا پینڈنگ رہے گا؟ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اخبار اشتہار کیا جاتا ہے، اگر اس صورت میں بھی نہیں پتہ لگا شوہر کو، لگے پھر بھی وہ خلا ہو جاتی ہے، ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا میڈم، یہ طلاق اور خلا کو ہی ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، تو سنی اور شیعہ طلاق میں ہم کچھ دیکھتے ہیں، کوئی فرق ہے یا ایک جیسا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے؟ اگر ہے باریک سے تو وہ کیا ایسا ڈفرینس ہے اس میں؟ اصل میں سنی اور شیعہ نکاح کا جن سے اتنا خاص فرق تو نہیں ہے، اس میں یہ 2-3 مائنر سے جس قسم کے ہیں کہ اس میں سنی سیکٹ میں تو یہ ہے کہ گارڈین آپ کے پیرنٹس میں سے بھائی، باپ یا مدر یا کوئی بھی خونی رشتہ آپ کا گارڈین ولی مقرر ہو سکتا ہے، جس کا نکاح کے ٹائم پہ ہونا ضروری ہے۔ جبکہ شیعہ سیکٹ میں آپ کا فادر یا آپ کے دادا جن سے ہے لڑکی کے، وہ ان کا ولی ہونا بہت کمپلسری ہوتا ہے۔ اسی طرح سنی سیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف میرج 2 گواہوں کا ہونا لازمی ہے، جو سارا اس پروسیڈنگ میں شامل ہوتے ہیں نکاح کے وقت، جو ان سے لازمی، جبکہ شیعہ سیکٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلسری نہیں ہے اس میں گواہوں کا ہونا۔ اور دوسرا جو ایک اور فرق ہے کہ شیعہ سیکٹ میں آپ نے صیغہ پڑھنا ہوتا ہے، عربک کے کچھ ورڈز ہیں جو کہ کمپلسری ہوتے ہیں کہ ان کو اسی طرح سے ادا کیا جانا ضروری ہے، بس یہ چیزیں ہیں۔ باقی لا کے حوالے سے اگر قانون کے حوالے سے بات کی جائے شرعی اعتبار سے ہٹ کے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، باقی پروسیجر سارا اسی طریقے سے ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تجدید نکاح، ایک طلاق ثلاثہ، تو اس کو یہ تھوڑا سا آسان کر کے بتائیے گا کہ ان میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ہے؟ تجدید نکاح کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تجدید نکاح میں یہ ہے کہ طلاق کے سنی سیکٹ میں، سنی فقہ میں، یا طلاق کے جو طریقے اسلامک حوالے سے یا قانون کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، وہ طلاق کی کئی اقسام ہے، جو کہ ایک لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے اگر ہم اس پہ بات کریں، لیکن بہرحال میں مین جو 3 ہیں جس میں وہ بتا دیتی ہوں کہ اس میں ایک طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، اور ایک طلاق
बिदत है, जिसे बिदत कहेंगे कि गैर मुनासिब तरीका है। गैर मुनासिब तरीका है, जो कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तरीका करार दिया गया। तलाक़ एहसन में ये है कि मर्द जब औरत को डाइवोर्स करता है तो वो 1 मंथ में 1 तलाक़ उसको अरसाल कर देता है या बोल देता है तलाक़ के वर्ड। तो ये तलाक़ एहसन है और यही तरीका एहसन माना भी गया है हर सेक्ट के अंदर, नज़दीकी हर सेक्ट के अंदर। ये है कि उसमें रिकन्सिलेशन का या मसलत का या कोई और इश्यूज ऐसे अगर कहीं किसी स्टेज पे जाके किसी को पछतावा हो जाए तो वापसी का कोई बिल्कुल रास्ता वो मसलत का रास्ता एक उसको मिल तलाक सकता होती है। जी, ठीक। एक तलाक होती है। इसके बाद तलाक़ एहसन है, जिसमें भी ये तरीका है, लेकिन उसमें ये है कि हर महीने 30 दिन के हिसाब से आपको औरत को तलाक दी जाती है। 1 तलाक दी, यकम जनवरी को दी, यकम फरवरी को दूसरी तलाक हो जाएगी और यकम मार्च को तीसरी तलाक हो जाती है। जब कि सबसे नापसंदीदा तलाक जो जिसे तलाक़ सलासा कहा जाता है, वो एक ही नशिस्त में अगर मर्द उसको 3 तलाक़ें दे देता है औरत को, तो ये सबसे नापसंदीदा तरीका गर्दाना जाता है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ फ़िक़ों की मुख्तलिफ़ राय है। किसी फ़िक़े में तो ये तलाक बेशक एक नापसंदीदा तरीका ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये तलाक हो जाती है। उसके लिए ये है कि तलाक़ सलासा देने के बाद भी आपको वही नोटिस वगैरह भेज के आपको इतला देनी यूनियन कौंसिल को कंपलसरी है, जिसमें 90 डेज़ का इद्दत का पीरियड रखा जाता है कि अगर कोई रिकन्सिलेशन की सूरत निकले तो वो लाजमी हो सके। ठीक हो गया। आखिरी चीज़ बताइएगा मुज़म्मिल साहब, मुअज्जल और गैर मुअज्जल का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये भी अरबी का एक लफ्ज़ है, तो मुअज्जल में और गैर मुअज्जल हक़ में फ़र्क क्या है? मुअज्जल हक़ में वो होता है जो एट ए टाइम ऑफ निकाह पे कर दिया जाता है, और गैर मुअज्जल वो होता है या वो मांगने पर दिया जाए या वो डाइवोर्स की सूरत में या ऑन डिमांड, जो कंडीशन आपस में तय डेथ होती की है। सूरत में दिया जाए। ठीक हो गया। नाज़रीन, काफ़ी सरहासिल गुफ्तगू हुई इस हवाले से। निकाह का क्या फ़र्क है, तलाक़ का क्या फ़र्क है सुन्नी और शिया लॉ में, पाकिस्तान के कानून में इसका प्रोसीजर क्या है, हक़ महर के हवाले से डिस्कशन हुई कि मुअज्जल क्या है, गैर मुअज्जल क्या है, कितना किस हिसाब से हवाले से हक़ महर कब किस कंडीशन में वापस किया जाना चाहिए, तमाम हवालों से डिटेल से गुफ्तगू हुई। अब आपके माइंड में क्या क्यूरीज़ हैं, आपके माइंड में क्या सवालात हैं, आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आप बार बार हमारी स्क्रीन पर देख रही हैं, आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं और हमें अपने सवालात भी इरसाल कर सकते हैं, जो अगले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। आप दोनों मेहमानों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।